चंदन अबरू सुगंध का उपटन लगवा लो। क्या आप देख रहे हो श्रेष्ठी? वंदे श्रेष्ठी। वंदे। परम भागवत गुप्त वंश का गरुड़ ध्वज। गुप्तों के इस विष्णु वाहन गरुड़ ने उड़ान क्या भरी कि पूरा गुप्त साम्राज्य कला, साहित्य, शिल्प और समृद्धि का अधिष्ठान हो गया है। राजधर्मी कला धर्मी हो जाए तो यही परिणाम होता है। परम भट्टारक राजाधिराज समुद्रगुप्त कवियों में भी सम्राट थे, बेजोड़ वीणावादक थे। आपने कुमारामात्य हरिसेन द्वारा लिखी परम भट्टारक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति तो सुनी ही होगी। राजा की प्रशस्ति एक व्यापारी ना सुने और दूसरों को ना सुनाए, ऐसा हो सकता है? पर परम भट्टारक समुद्रगुप्त पराक्रम और कला में प्रशस्ति से कहीं बड़े थे। और कवि हरिसेन भी असाधारण अमात्य थे, इसीलिए तो उन्हें अमात्यों में विशेष स्थान और सम्मान दिया गया और कहा गया कुमारामात्य। और कवि हरिसेन महाराज समुद्रगुप्त के युद्ध और शांति के मंत्री भी तो थे। संधि विग्रहिक प्रशस्ति में उन्होंने स्वयं को संधि विग्रहिक कहा है। और दंड नायक भी। अब मुझे विश्वास हुआ कि आपने प्रशस्ति पढ़ी है। वरना यहाँ तो लोग बिना पढ़े और सुने ही राजा के प्रशस्ति की प्रशंसा करते हैं, खासकर व्यापारी लोग। ऐसे कवि हृदय परम भट्टारक समुद्रगुप्त के पुत्र परम भट्टारक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को संगीत साहित्य कला का व्यसन है। एक और मंत्री परिषद, दूसरी ओर काव्य कला परिषद। उज्जैन तो गुप्तों की कला राजधानी बन गई है। राष्ट्र में स्थिरता, शांति और समृद्धि हो तो कला की भी वृद्धि होती है। राष्ट्र की समृद्धि का एक और कारण भी है श्रेष्ठी। गुप्त वंश ने शासन का विकेंद्रीकरण भी कर दिया है। वैशाली, नागर, तीर में तो गुप्त शासन के नए मुख्यालय भी बन गए हैं। अतीत में सिर्फ सम्राट राजसेवकों की नियुक्ति करते थे, अब प्रादेशिक अधिकारियों को भी अपने सहायकों की नियुक्ति करने का अधिकार गुप्त वंश ने दे दिया है। अब परम भट्टारक ही राजस्थानीय नियुक्त करते हैं और राजस्थानीय अपने सहायक राजसेवकों की नियुक्ति कर सकते हैं। राजस्थानीय जो शासन के लिए राजा का स्थान ले। आमतौर पर राजस्थानीय राजकुमार ही होते हैं, जिन्हें परम भट्टारक राज्यपाल के तौर पर नियुक्त करते हैं। पर तब तो केंद्रीय और राजस्थानीय शासन में बड़ा अंतर होता होगा। राजस्थानीय केंद्रीय जैसा ही होता है, प्रादेशिक शासन में भी कुमारामात्य होते हैं। अब कोई कुमारामात्य केंद्रीय सेवा में हो तो उसे परम भट्टारक पादीय कुमारामात्य कहते हैं, और प्रादेशिक सेवा में नियुक्त हो तो उसे युवराज पादीय कुमारामात्य कहते हैं। कई केंद्रीय और प्रादेशिक अधिकारियों के नाम भी तो समान हैं।
तुम्हें नहीं लगता कि पहले की तुलना में गुप्त साम्राज्य में नाम बड़े भारी भारी और जटिल हो गए हैं? सिर्फ भारी भारी, ऐसे भारी कि उनसे मिलने से पहले ही आदमी डर जाए। अतीत के राजा अब परम भट्टारक राजाधिराज, दंडनायक अब महादंडनायक, अश्वपति अब महाअश्वपति, बलाधिकृत अब महाबलाधिकृत, अक्षपटलिक अब महाअक्षपटलिक, सारे लोक सेवक अब महा हो गए हैं। वैसे भी ये राज सेवक कब महा नहीं थे? पहले छिपे छिपे थे, अब खुले खुले महा हो गए हैं। अब राज सेवा भी वंशगत होती जा रही है। पहले से ज्यादा अन्वय प्राप्त सचिव्य, यानी वंशगत राज सेवकों के लिए सम्मानजनक शब्द। कुमारामात्य हरिशेन के पिता ध्रुव भूति भी पहले खाद्य तपाकिक और महादंडनायक थे। खाद्य तपाकिक? राजा की रसोई का अधिकारी। अब रसोई मुख्य कहें तो अच्छा नहीं लगेगा ना। अब शाह वीरसेन भी तो परम भट्टारक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संधि विग्रह हैं और अन्वय प्राप्त सचिव भी। पर श्रेष्ठी, अन्वय प्राप्त सचिव्य वंशानुगत श्रेष्ठ गुणों का सम्मान और श्रेष्ठता का पुरस्कार भी होता है। कोई भी अयोग्य अमात्य यह सम्मान नहीं पा सकता। गुप्त शासन में योग्यता ही राज सेवा का आधार है। इसलिए गुप्त वंश ने एक व्यक्ति एक पद की व्यवस्था समाप्त कर दी। अब एक व्यक्ति के पास कई पद हो सकते हैं। पर परम भट्टारक को भी अपनी मनमानी करने की स्वतंत्रता नहीं है। उन्हें भी मंत्री परिषद के बहुमत से ही निर्णय लेने होते हैं। ये गुप्त वंश की नहीं, भारत की वैदिक काल से चली आ रही विशेषता है श्रेष्ठी। दूसरे नगरों के बारे में तो नहीं, पर पाटलिपुत्र के बारे में अनुभव से कह सकता हूँ कि पाटलिपुत्र में कदम रखो नहीं कि राजनीति का अध्याय शुरू हो जाता है। पाटलिपुत्र में साम्राज्य मिल सकता है, निर्माण नहीं। चलो पाटलिपुत्र का कर दे दे। ताम्र शासन में अशुद्धि है और अस्पष्ट है अक्षपटलिक। ये तुरंत निरस्त किया जाए और नया ताम्रपत्र बनवाया जाए। शासन भूमि दान में दे रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि दान पाने वाले के पास ऐसा आदेश रहे जिस पर शासन के अधिकार पुरुष भविष्य में विवाद कर सके। युवराज भट्टारक, इन आदेशों को भी ताम्रपत्र में उत्कीर्ण कराइए। याज्ञवल्क्य का स्पष्ट आदेश है कि भूमि दान या भेंट देते समय या कोई भी स्थायी अनुबंध करते समय राजा भविष्य के सम्राट की सूचना के लिए दान या भेंट की शर्तों को लिखकर वचनबद्ध हो। राजा कपास के पट या ताम्रपत्र पर अपने पिता से पहले की 3 पीढ़ियों की वंशावली और जिसे दान या भेंट दी जा रही है उसकी भी उसी प्रकार वंशावली। दान या भेंट की मात्रा, भूमि के चारों ओर की सीमा, अपनी मुद्रा, हस्ताक्षर और दान की तारीख को लिखकर अनुबंध को स्थायी करें। यदि ताम्रपत्र में यह विवरण नहीं है तो क्षमा युवराज भट्टारक। युवराज भट्टारक, सेनापति अम्रकारद्व उपस्थित हैं। आज पुराने ताम्रपत्र देख रहा था, उसमें परम भट्टारक रामगुप्त का दान पत्र मिला। गुप्त शासन ने मंदिरों और बौद्ध विहारों के लिए बहुत भूमि दान में दी है युवराज भट्टारक। ऐसे कई दान पत्र मिलेंगे। आर्य हरिशेन की प्रशस्ति पत्र की प्रतिलिपि भी अचानक हाथ लग गई। प्रशस्ति के 4थे श्लोक में लिखा है कि परम भट्टारक समुद्रगुप्त की नियुक्ति की घोषणा पर दूसरे राजपुत्रों के चेहरे गिर गए। परम भागवत महाराज चंद्रगुप्त ने अपने बड़े बेटे काचदेव की जगह महाराज समुद्रगुप्त को क्यों चुना? मैं नहीं जानता युवराज भट्टारक। क्या गुप्त वंश का साम्राज्य भी छल प्रपंच और हिंसा पर खड़ा है? आज ये प्रश्न क्यों युवराज भट्टारक? क्योंकि मैं स्वयं से प्रश्न करना सीख रहा हूं सेनापति। वैशाली गणतंत्र को साथ में रखने के लिए
महाराज समुद्रगुप्त को युवराज घोषित करना जरूरी था। महाराज समुद्रगुप्त की माता साम्राज्ञी कुमार देवी वैशाली की लिच्छवी थी। लिच्छवियों को साथ रखने के लिए कुमार काचदेव को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया। परिवार के लिए व्यक्ति, गांव के लिए परिवार, देश के लिए गांव छोड़ना पड़ता युवराज भट्टारक। और सच के लिए संसार। तो क्यों गुप्त वंश के हर आलेख से, दान पत्र, दान शासन से रामगुप्त के नाम को हटाया गया? मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। सेनापति, यह प्रश्न मैं परम भागवत सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से भी पूछ सकता हूं। शायद उन्हें दुख हो, इसलिए मेरे पिता के सबसे पुराने साथी से पूछ रहा हूं। और आप मेरे लिए सिर्फ सेनापति नहीं, काका भी। रक्त से नहीं, पर शायद उससे बढ़कर। परम भट्टारक का वो दान पत्र मिलते ही कर्मचारियों के होश क्यों उड़ गए? क्यों उसे तुरंत नष्ट करने के लिए वे प्रार्थना करने लगे? क्योंकि कोई स्वर्गीय रामगुप्त का नाम नहीं लेना चाहता। क्यों? महाराज रामगुप्त परम भट्टारक चंद्रगुप्त के बड़े भाई थे, पर छोटे भाई के लिए ईर्ष्या से भरे हुए। जो कुमार चंद्रगुप्त को चाहिए वही कुमार रामगुप्त को चाहिए था। देवी ध्रुव स्वामिनी कुमार चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता थी, पर मैं अपनी मां के बारे में कोई भी सच सुन सकता हूं काका। रामगुप्त उनकी अभिलाषा करते थे। देवी प्रणाम। आपके विहार में असमय विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहूंगा, पर कुमार का आदेश था कि मैं बिना देरी के आपकी सेवा में उपस्थित हूं। कहो, क्या आदेश दिया है कुमार ने? कुमार ने आपके लिए उपहार भेजा है। उपहार? और कहा है कि वे विरह की अग्नि में जल रहे हैं। चंदन का लेप, कमल की शीतलता, वन लताओं की छा, गंगा का जल भी उनके हृदय की अग्नि को शांत नहीं कर पा रहा। अब आपके मीठे और प्रेम भरे वचन ही उनके अशांत मन को शांत कर सकते हैं। इसीलिए वे आपसे तुरंत मिलना चाहते हैं। आप उनसे प्रमद वन में जल्दी ही भेंट करने का समय बताएं। उपहार। क्या हो गया है कुमार को? अभी अभी तो उनसे मिलकर लौटी हूं मैं। प्रेम भी विचित्र होता है, कब किस मार्ग पर चल दे कहना कठिन होता है। मन का क्या, कभी इस रहा कभी उस रहा। ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? या तो कुमार चंद्रगुप्त स्वस्थ नहीं है, या फिर तुम कुछ झूठ रच रहे हो। अब मैं कुमार चंद्रगुप्त का नहीं, कुमार रामगुप्त का बेटा हूं देवी। क्यों? कुमार चंद्रगुप्त ने तुम्हें अपनी सेवा से निकाल दिया? नहीं, मैंने अपना स्वामी बदल लिया। थोड़ी देर पहले ही मैं कुमार रामगुप्त की सेवा में नियुक्त हुआ हूं। नदी की धारा का मीठा पानी समुद्र से मिल जाए तो वो खारा हो जाता है और पीने लायक नहीं रहता। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को दुष्ट और पतित पुरुषों से संबंध नहीं रखना चाहिए। और कुमार रामगुप्त से कहना कि वो ना सिर्फ मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, बल्कि गुप्त वंश को भी कलंकित कर रहे हैं। मन तो करता है इसी समय तुम्हें तुम्हारी उद्दंडता के लिए दंडित करूं, पर तुम कुमार चंद्रगुप्त की सेवा में रहे हो, इसलिए तुम पर दया करके तुम्हें क्षमा करती हूं। और ये रहा तुम्हारी सेवा का पुरस्कार। मुझे वचन दो कि तुम रामगुप्त से कुछ नहीं कहोगे।
मैं तो शांत रह लूंगा, पर रामगुप्त शांत रहेगा, इसका वचन किससे लूं? मैं ये प्रसंग भुला दूंगी, तुम भी भुला दो। और अब हम इस पर बात नहीं करेंगे। रामगुप्त कुमार चंद्रगुप्त को आहत करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते, और एक दिन तो उन्होंने सारी मर्यादाएं तोड़ डाली। जो कहना है सीधे कहिए, आपने मुझे क्यों बुलाया है? तुम ध्रुव स्वामिनी को लेकर इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? स्त्री विलास की वस्तु है। कुमार, अब स्त्री के सम्मान के विरुद्ध एक शब्द भी कहा तो मैं तुम्हारी हत्या करने में संकोच नहीं करूंगा। कुमार, अभागे पतंगों की तरह आग में मत कूदो, उसे ही छुओ जिसे सुरक्षित रहकर छुआ जा सके। पतंगा आग में कूदकर क्या पाता है? सिर्फ जलना और खाक हो जाना। राज प्रतिष्ठा और राज गौरव पाना आसान नहीं कि जिसके प्रति सभी निष्ठा व्यक्त करें। मर्यादा का जरा सा भी उल्लंघन करने पर यज्ञ जैसे पवित्रता पर भी कलंक लगता है। तुम दोनों आपस में लड़ते रहोगे तो प्रजा की रक्षा कौन करेगा? तैयारी करो, मैं तुम दोनों में से किसी एक को जल्दी ही युवराज घोषित करूंगा। परीक्षा सभा लेगी। अस्तु। जब युद्ध अनिवार्य हो जाए तो उसे पूरे मन से लड़ना चाहिए, फिर परिणाम चाहे जो भी हो। मैं हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ रहा हूं। तुम लोग उपदेश ही देते रहोगे या प्रश्नों के बाण भी चलाओगे? अरे मैं तो भूल ही गया था कि कुमार को परीक्षा की तैयारी करवानी है। एक बात तुम लोग कान खोलकर सुन लो, युवराज बनने के बाद तुम लोग युवराज के मंत्री परिषद के सदस्य बनने की अभिलाषा नहीं रखोगे। महाराज, मुझे साम्राज्य दे दो। दे दोगे? कर्म से ब्राह्मण हूं, गिदड़ों को शेर का स्थान दे दोगे? श्वान क्यों नहीं कहा? भीष्म ने श्वान कहा है। अरे प्रश्न करो। कुमार, सचिव यानी मंत्री। मंत्री किसे बनाना चाहिए? जिसकी राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न न किया जा सके। प्रतिष्ठा, महिमा, उत्साह, ऊर्जा की शक्ति से श्रेष्ठ क्या है? मंत्र शक्ति, सलाह की शक्ति। उदाहरण? काव्य, जिनके पास महान प्रतिष्ठा थी, उत्साह था, उन्हें आचार्य बृहस्पति की सलाह से देवताओं ने पराजित किया। ये काव्य कौन है भाई? आचार्य शुक्र का दूसरा नाम। मंत्र शक्ति का कोई और उदाहरण? राजनीति शास्त्र में अनभिज्ञ शेर अपनी प्रचंड शक्ति के कारण ही हाथी को मारता है, पर बुद्धिमान और उचित सलाह से संपन्न व्यक्ति ऐसे सैकड़ों शेरों को अपने वश में करने में सफल होता है। मंत्रियों के विरुद्ध क्यों नहीं जाना चाहिए? वह राजा जो अहंकार और मूर्खता के कारण अपने मंत्रियों के विरुद्ध जाता है, शीघ्र ही अपने शत्रुओं को अपने विरोध में पाता है। राजबीज क्या है और उसकी रक्षा क्यों करनी चाहिए? मंत्र बीज या सलाह ही राजबीज है। उसी पर शासन का वृक्ष विकसित होता है। सलाह की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मंत्रियों की सलाह न मानने से राजा का नाश होता है, जबकि उसकी रक्षा राजा की रक्षा करती है। मति सचिव और कर्म सचिव कौन है?
मति सचिव और कर्म सचिव मंत्री और कार्यकारी अधिकारी हैं, जिन्हें अमात्य वर्ग से चुना जाता है। क्या राजा को सलाह सिर्फ मंत्रियों से ही लेनी चाहिए? नहीं, राजा को सलाह मंत्रियों के अलावा राज सेवकों से भी लेनी चाहिए। क्या मंत्रियों की सलाह मानना राजा के लिए अनिवार्य है? पुरोहित और मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णय का राजा को सम्मान करना चाहिए, पर उनकी सलाह स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए राजा स्वतंत्र है। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? मनु के अनुसार 12, बृहस्पति के अनुसार 16, उष्णस के अनुसार 20, परंतु दूसरों के अनुसार गुण और योग्यता के आधार पर अधिक से अधिक मंत्रियों को नियुक्त करना चाहिए। मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिस दिन आपका युवराज अभिषेक होगा और आप अपनी मुद्रा का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ अपने कुमारा मात्र नियुक्त करेंगे। अभी से उत्सव मत मनाओ, आगे प्रश्न करो। अक्षपट लेख का कार्य क्या है? भूमि क्रय विक्रय और भूमि से होने वाली आय को पंजीकृत करना। सभ्य कौन है? सभा का सदस्य। सभा का कर्तव्य क्या है? सभा का मुख्य कर्तव्य है राजा के उत्तराधिकारी की नियुक्ति। राजा के विचार निमित्त सभा में धर्मशास्त्र में पारंगत, कुलीन, सत्यवादी, शत्रु और मित्र को समान दृष्टि से देखने वाले सभ्य के रूप में नियुक्त करने चाहिए। सभा में कौन प्रतिष्ठित होता है? सभा में धर्मशास्त्रों द्वारा धर्म प्रतिष्ठित होता है। धर्म का मूल? राजा। सभा में नहीं जाना चाहिए, अगर जाना है तो सत्य कहना चाहिए। सभा में जाकर कुछ ना कहना या असत्य बोलने से मनुष्य पाप का भागी होता है। जो सभ्य सभा में जाकर मौन रहते हैं या सच नहीं बोलते, वे झूठे होते हैं। दत्ता, कल सभा में जाकर भी मुझे मौन रहना होगा या सच नहीं बोलना होगा। क्या यह अपराध नहीं होगा? अब ये उधेड़बुन क्यों भट्टारक? क्योंकि मैं जानता हूं कि चंद्रगुप्त रामगुप्त से श्रेष्ठ हैं और सिर्फ ज्ञान की परीक्षा ही तो किसी की योग्यता का आधार नहीं हो सकती। मेरे लिए दोनों समान हैं। रामगुप्त दुष्ट है, अगर सभा ने उसे चुन लिया तो फिर आपने परीक्षा के लिए क्यों कहा? क्योंकि सभा ही मनोनीत करती है उत्तराधिकारी को। तो फिर आप परीक्षा रोक दीजिए। यही दुविधा है दत्ता। सभा ने मेरे तुल्य कुलज काचदेव की जगह मुझे चुना था, जबकि वो बड़े थे, सौतेले थे, लेकिन वैशाली को प्रसन्न रखना मेरे पिता और राजनीति की विवशता थी। आज तक मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाया कि क्या सभा ने मेरे बड़े भाई के साथ अन्याय किया। सभा ने सही निर्णय लिया था। आपने गुप्त वंश की पताका चारों दिशाओं में फहराई है। आपने दोनों को समान अवसर दिया है। अब निर्णय चाहे जो भी हो, आप उसे स्वीकार करें। काश मेरी मां ने अपने सौतेले पुत्र का पक्ष लिया होता तो आज मेरे लिए दुविधा नहीं होती। वो सभा नहीं जहां वृद्ध नहीं है, वो वृद्ध नहीं जो धर्म नहीं बोलते हैं, वो धर्म नहीं जहां सत्य नहीं, और वो सत्य नहीं जो छल कपट से भरपूर है। इसलिए यह सभा कुमार रामगुप्त और कुमार चंद्रगुप्त की परीक्षा कर परम भट्टारक को योग्य उत्तराधिकारी सूचित करें। कुमार रामगुप्त, राजा की मुद्रा का उपयोग कौन कर सकता है? प्रांत विभाग। न्यायदान के लिए प्रांत विभाग या न्यायाधीश के कितने सभ्य सहायक होने चाहिए? 7, 5 या 3। अधिकरणिक और अधिकरण मंडप क्या है? नगर के न्यायालय को अधिकरण मंडप कहते हैं और अधिकरण मंडप में अध्यक्षता करने वाले न्याय अधिकारी को अधिकरणिक कहते हैं। कुमार चंद्रगुप्त,
सामान्य सैनिकों की टोली को क्या कहते हैं? चाट भट्ट। चाट भट्ट को क्या नहीं करना चाहिए? चाट भट्ट को गांव में प्रवेश कर प्रजा से धन नहीं मांगना चाहिए। क्या वे ऐसा करते हैं? कभी कभी। कुमार रामगुप्त, चाट भट्ट किसके नेतृत्व में काम करते हैं? भट्टपति। भट्टपति किसके नेतृत्व में काम करते हैं? महाबलाधिकृत। महाबलाधिकृत के नेतृत्व में और कौन काम करता है? अश्वपति, महापिलुपति या हस्त अश्वाध्यक्ष। प्रवीर पुरुष कौन है? कुशल सैनिक। नायक? प्रवीर पुरुषों का व्यूह रचना में नेतृत्व करने वाला सेनाध्यक्ष। कुमार चंद्रगुप्त, प्रशासन के लिए साम्राज्य के कौन कौन से अंग हैं? देश, भुक्ति, विषय, वीथि और ग्राम। भुक्ति क्या है? प्रदेश की इकाई। विषय? जनपद, जिला या मंडल। वीथि? बड़े गांव। देश या भुक्ति का प्रशासनिक अधिकारी कौन? गोप्ता या राज्यपाल। विषय का प्रशासनिक अधिकारी? विषयपति। विषयपति के मुख्यालय को क्या कहते हैं? अधिष्ठान या अधिष्ठानाधिकरणिक। विषयपति किसके द्वारा विषय का प्रशासन करता है? जनपद मंडल द्वारा, जिसे विषय परिषद कहते हैं। साधु, साधु, साधु। कुमार रामगुप्त, विषय परिषद के पदाधिकारी कौन? नगर श्रेष्ठी, सार्थवा, प्रथम कुलिक, प्रथम कायस्थ। नगर श्रेष्ठी कौन? व्यापारिक समाज का प्रतिनिधि और नगर सभा का अध्यक्ष नगर श्रेष्ठी होता है। सार्थवा? वाणिज्य संघ या निकाय का प्रतिनिधि। प्रथम कुलिक? शिल्पी और श्रमिक समाज का प्रतिनिधि। प्रथम कायस्थ? लिपिकों में श्रेष्ठ, जो दस्तावेज लिखने और सुरक्षित रखने में श्रेष्ठ हो। साधु, साधु, साधु। कुमार रामगुप्त, क्या तुम जानते हो कि विषय परिषद विषय के कई कार्य कई पदाधिकारियों को दिए जाते हैं? मैं जानता हूं आर्य। ध्रुवाधिकरणिक किस पदाधिकारी को कहते हैं? कृषि उत्पादन का अधिकारी। अग्रहारिक? मंदिरों, विहारों और ब्राह्मणों को दान दी गई भूमि का अधिकारी। शौल्किक? चुंगी अधिकारी। गौलमिक? वन उत्पाद का अधिकारी। उत्खेटियत? कर विभाग का अधिकारी। कुमार चंद्रगुप्त, भांडागाराधिकृत? कोष का अधिकारी। तलवाटक? रक्षा अधिकारी। अक्षपटलिक? विषय अथवा जिला के भूमि क्रय विक्रय और आय के दस्तावेज रखने वाला अधिकारी। कर्त्र या शास्यत्री? अक्षपटलिक को दस्तावेज का प्रारूप लिखने में सहायता करने वाले अधिकारी। तिविर? विषय प्रशासन के पदाधिकारियों को अनेक प्रकार से सहायता प्रदान करने वाले लिपिक और मुंशी। आयुक्तक? आयुक्तक किसे कहते हैं कुमार चंद्रगुप्त? मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करेगा चंद्र? मां बेटे को आदेश देती है, प्रार्थना नहीं करती। अम्ब, तेरे पिता तुझे युवराज देखना चाहते हैं, पर अपने बड़े भाई को उत्तराधिकार से वंचित रखने के कारण आज भी अपराध बोध से ग्रस्त हैं। आप किसे युवराज देखना चाहती हैं? तुम्हारे पूर्वज अयोध्या वासी रहे हैं चंद्र। एक बार अपने बड़े भाई को अवसर दे दे, आगे तेरी इच्छा। आयुक्तक किसे कहते हैं कुमार चंद्रगुप्त? क्या तुम्हें उत्तर पता नहीं है कुमार? नहीं। कुमार रामगुप्त, आयुक्तक वीथि के प्रशासनिक अधिकारी को कहते हैं, क्योंकि गुप्त साम्राज्य में कई वीथि विषय प्रशासन का हिस्सा हैं।
ये सभा कुमार रामगुप्त को युवराज घोषित करती है। युवराज रामगुप्त की सदा विजय हो। हम तुम्हारे मित्र हैं, मंत्री नहीं, इसलिए हमसे चतुर मंत्रियों की तरह बात मत करो कि तुम्हें आयुक्ता का अर्थ नहीं पता था। मैं इस विषय पर कोई बात नहीं करना चाहता। इस तरह तो साम्राज्य नहीं, देवी ध्रुव स्वामिनी भी तुम्हारी नहीं रहेगी। इस समय मुझे अकेला छोड़ दो। रामगुप्त ने मेरे पिता से मेरा हाथ मांगा है और मेरे पिता रामगुप्त से विवाह कराने को उत्सुक हैं। तुमने अपनी इच्छा नहीं कही। एक पिता, एक युवराज और एक कुमार में से किसे चुनेगा? मगध सम्राट के श्वसुर बनना उनकी इच्छा है, पर मैं तुम्हारा हाथ थामने के लिए तैयार हूं, फिर चाहे जो भी हो। क्या तुम तैयार हो? मैं अपने भाई के विरुद्ध, गुप्त साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर कौन सा सुख, कौन सी विजय पाऊंगा ध्रुव? कायर हो तुम। पाटलिपुत्र से दूर जाना चाहते हो, काचदेव की तरह? नहीं, बस कोई उत्तरदायित्व चाहता हूं। जिसे आयुक्तक का अर्थ नहीं मालूम, उसे क्या बनाऊं? गोप्ता, भुक्तिपति, विषयपति? क्रमिल विषय में भूमि को लेकर ग्रामिकों में विवाद है। उसे सुलझाने के लिए तुम्हें दुतक बनाकर भेज सकता हूं, पर क्या तुम ग्राम, वीथी और नगर व्यवस्था से परिचित हो? हां परम भट्टारक। परीक्षा लूं? यदि असफल हुए तो नहीं भेजूंगा। हां भट्टारक। चलो पहले दुतक का ही अर्थ बता दो। वह राज सेवक जो विषय प्रशासन और ग्राम प्रशासन के बीच भूमि संबंधी क्रय विक्रय, दान और विवादों के निपटारे के लिए नियुक्त किया जाता है। ग्राम शासन के प्रमुख को क्या कहते हैं? ग्रामयक, ग्रामिक या ग्रामाध्यक्ष। अष्ट कुलाधिकरण क्या है? ग्राम न्यायालय जो 8 न्यायाधीशों द्वारा संचालित होता है। पुस्तपाल, भूमि के दस्तावेज रखने वाला। पुस्तपाल की सूचना के आधार पर आयुक्तक भूमि क्रय विक्रय के प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। वलन कौशन, गांव में कर जमा करने वाला, राज्य का प्रतिनिधि। विषयपति को विधि प्रशासक की आवश्यकता क्यों होती है? बड़े गांवों का प्रशासन विषयपतियों द्वारा अकेले करना कठिन होता है, इसलिए उन्हें विधि प्रशासन द्वारा सहायता दी जाती है। विधि के मुख्य प्रशासक को क्या कहते हैं? आयुक्तक। आयुक्तक को प्रशासन में कौन सहायता करता है? विधि के महत्तर यानी बड़े बूढ़े, कुटुंबिन यानी गृहस्थ, पुस्तपाल, कायस्थ और कुलिक या कारीगरों का प्रतिनिधि। पुरपाल कौन है? नगर प्रशासक को पुरपाल, पुरोगा, नगर रक्षक या नगराध्यक्ष भी कहते हैं। वह नगर परिषद का अध्यक्ष होता है। सर्वाध्यक्ष, साम्राज्य के मूल या राजधानी में प्रशासन के सभी कार्यालयों का अध्यक्ष। तुम्हें सब याद है, फिर आयुक्तक कैसे भूल गए?
युवराज रामगुप्त और देवी ध्रुव स्वामिनी का विवाह हो गया। परम भट्टारक समुद्रगुप्त के स्वर्गारोहण के बाद रामगुप्त को गुप्त साम्राज्य का सिंहासन मिल गया और साम्राज्य को कुमार चंद्रगुप्त जैसा सिंहासन का सेवक। एक भुक्ति से दूसरे भुक्ति, एक विषय से दूसरे विषय कुमार चंद्रगुप्त यात्रा करते और प्रजा की छोटी छोटी जरूरतों का भी ध्यान रखते। ब्राह्मणों के पंच महायज्ञ और अग्निहोत्र, मंदिरों के लिए बलि, चरु, गव्य, पुष्प, धूप, मधुपर्क और दीप की व्यवस्था के लिए भूमिदान से लेकर बौद्ध संघों के लिए चीवर, पिंडपात, शयन, आसन और औषधि की चिंता करते। ध्रुव स्वामिनी, क्या है ये? गुप्त साम्राज्ञी को अपनी मुद्रा रखने का अधिकार है, एक बार देख लो। गुप्त साम्राज्ञी को अपनी इच्छा से जीवन जीने का अधिकार है। जिस दिन अपनी दासियों को यह अधिकार दे दो, मुझे ये मुद्रा दे देना। इससे खेल कर जी बहला लूंगी। क्या चाहती हो? मुझ पर शासन करना या चंद्रगुप्त के लिए शासन में अधिकार? परम भट्टारक, मैं स्वयं पर शासन करना चाहूंगी। रही बात कायर चंद्रगुप्त की, तो वो स्वयं अपनी लड़ाई लड़ लेगा। आज भी चंद्रगुप्त का नाम सुनते ही तुम्हारे मन में चिंगारियां भड़कने लगती हैं। परम भट्टारक, मैं आपकी पत्नी हूं, पर आपसे प्रेम नहीं करती। अपमानित महसूस कर रहे हो तो गला काट दीजिए मेरा। इतनी आसानी से? मुझसे मित्रता के कारण तुम्हें राजसेवा से वंचित नहीं रहना चाहिए शिखर स्वामी। सभा में जाओ और विजयी हो, इसी में तुम्हारा और मेरा हित है। पर आचार्य कामंदक की सलाह याद रखना, राजा के प्रिय सेवकों का भी सम्मान करना। राजा के विदूषकों को भी कोई अप्रिय बात न कहना, नहीं तो वे भरी सभा में तुम्हें मुरझाने वाले व्यंग्य बाण चलाने से नहीं चूकेंगे। तुम्हारा पथ शुभ हो। दंड पाशाधिकरण क्या है? ये तो हम जैसे विदूषकों को भी पता है। भगवान, दंड पाशिकों का मुख्यालय दंड पाशाधिकरण कहा जाता है। पर ये तो बतलाया नहीं कि दंड पाशिक क्या है। भगवान, अपराधियों को पकड़कर रस्सी से बांधने के कारण रक्षाधिकारी को दंड पाशिक कहा जाता है। रक्षा अधिकारियों का कोई और नाम भी है शिखर स्वामी? दंडिका और चौरोधारणिक, या चोरों को पकड़ने वाला। तो फिर रक्षिणः क्या है? चोरों, सेंधमारों और अपराधियों को अदालत ले जाने वाले रक्षाधिकारी को रक्षिणाह कहते हैं। महादंड नायक कौन है? रक्षाधिकारियों का प्रमुख अधिकारी। विनय स्थिति संस्थापक कौन है? विधि नियम की व्याख्या करने वाला और समाज में सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों के पालन का ध्यान रखने वाला अधिकारी। धर्माधिकारी कौन है? धर्म संबंधी विषयों का अधिकारी, जो वन में रह रहे सन्यासियों का भी ध्यान रखता है। ऊपर एक भगवान, भुक्ति का ज्येष्ठ अधिकारी, जिसके नीचे विषयपति कार्य करते हैं। कई बार राज्यपाल को उपरीक महाराजा भी कहते हैं। सामंत, भुक्ति या प्रदेश का प्रभारी मंत्री। पात्युपरिक, बही खाता का अधिकारी। औद्रांगिक, कर संग्राहक। भोगपतिक, यात्रा कर रहे राज अधिकारियों के लिए शाक, सब्जियां, दालें, दही, घी, फल आदि एकत्र करने वाला स्थानिक अधिकारी। तदायुक्तक, कोष का अधिकारी। साधनिक, ऋण और दंड के मामलों का न्याय अधिकारी। सिक्के ढालने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? हिरण्य सामुदायिक। धर्मशाला सराय बनाने वाले और उसकी मरम्मत करने वाला अधिकारी। आवसथिक। मंदिर की संपत्ति का ध्यान रखने वाला अधिकारी। देवद्रोणी संवत। चंद्रगुप्त के मित्रों को क्या कहते हैं? भक्त, राष्ट्रभक्त, राजभक्त,
परम भट्टारक रामगुप्त विलास में और कुमार चंद्रगुप्त प्रजाहित और राष्ट्र का उत्कर्ष करने वाली कला, शिल्प, साहित्य के विकास में लगे थे कि अचानक रामगुप्त ने मालवा और सौराष्ट्र के शकराज रुद्रसिंह से युद्ध ठान लिया। कुमार चंद्रगुप्त ने बड़े भाई को बहुत समझाया पर रामगुप्त नहीं माना। युद्ध में रामगुप्त की करारी हार हुई। अपने प्राण बचाने के लिए रामगुप्त ने समझौते का प्रस्ताव भेजा। बदले में शकराज ने देवी ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त के सामंतों की सुंदर स्त्रियां मांगी। रामगुप्त ने यह शर्त स्वीकार कर ली। क्या? हाँ, परम भट्टारक रामगुप्त ने अपने प्राण बचाने के लिए अपने शत्रु को अपनी पत्नी देना स्वीकार कर लिया। ध्रुव देवी स्तब्ध थी। शकराज के पास जाने से पहले उन्होंने कुमार चंद्रगुप्त को बुलाया। स्त्री का अब और कितना अपमान होगा कुमार। शकराज के पास मैं नहीं बल्कि मेरी लाश जाएगी, पर मरना मैं तुम्हारे हाथों चाहूंगी, तुम्हारे नालायक बड़े भाई के हाथों नहीं। आप कहीं नहीं जाएंगे महादेवी। शकराज के पास मैं जाऊंगा, ध्रुव स्वामिनी बनकर। उसके बाद कुमार चंद्रगुप्त और देवी ध्रुव स्वामिनी ने मिलकर शकराज के साथ छल करने की योजना बनाई। कुमार चंद्रगुप्त, वीरसेन, शिखर स्वामी, मैं और कुछ चुने हुए योद्धा स्त्री वेश में कुछ सुंदर गणिकाओं के साथ शकराज के खेमे में गए और कुमार चंद्रगुप्त ने शकराज को मार गिराया। शत्रु को मारकर लौटे कुमार चंद्रगुप्त को परम भट्टारक रामगुप्त ने बंदी बनाने का आदेश दिया। ध्रुव देवी ने उसी क्षण सारी मर्यादाएं तोड़ डाली और नई मर्यादाएं रच डाली। सुनो रामगुप्त, आज मैं पति को परमेश्वर मानने से इनकार करती हूँ। आज मैं तुम्हें पति के रूप में छोड़ रही हूँ। जो पति, जो भट्टारक अपने पत्नी के सम्मान की रक्षा न कर सके, उसे सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। चंद्रगुप्त, मैं समुद्रगुप्त और दत्ता देवी की बहू तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि मारो इस नालायक रामगुप्त को। ये स्त्री की स्वतंत्रता का आवाहन था। देवी ध्रुव स्वामिनी ने कुमार चंद्रगुप्त को सिंहासन पर बैठाया और स्त्री की स्वतंत्रता का विरोध करने वाले शास्त्रों को बदल कर रख दिया। धर्माधिकारी, विनय स्थिति संस्थापक और ये सभा सुने। ये देह सत्य है और सत्य है इस देह का सुख। क्यों मैं एक नपुंसक, दुष्ट और गुप्त वंश के कलंक रामगुप्त की विधवा बनकर जीऊं? सिर्फ स्त्री को दंड देने का शास्त्रों को कोई अधिकार नहीं, और यदि शास्त्र ऐसा कहते हैं तो आज से नए शास्त्र लिखे जाएं, या ये राष्ट्र स्त्री के क्रोध को सहने को तैयार रहे। सही कह रही है देवी ध्रुव स्वामिनी। शास्त्र मनुष्य को सुखी बनाने के लिए है, दुखी बनाने के लिए नहीं। आचार्य कौटिल्य और आचार्य पराशर ने स्त्री को यह अधिकार दिया है। देवी ध्रुव स्वामिनी को अपनी इच्छा से अपने पुरुष को चुनने का अधिकार है। जो विरोध में हो वो बोले, वरना यह सभा सहमति दे। मैं सहमत हूं। मैं सहमत हूं। मैं सहमत हूं। मैं सहमत हूं। इस सभा से मेरी एक और प्रार्थना है। कहो बिटिया। जहां कहीं भी रामगुप्त का नाम हो, उसे मिटा दिया जाए। मैं सहमत हूं। मैं नए सेनापति की घोषणा करता हूं। गुप्त वंश का नया सेनापति अम्रकारद्व है। परम भट्टारक, वो तो बौद्ध है। जिसने भी इस देश में जन्म लिया है वह भारत है।
देवी ध्रुव स्वामी ने परम भट्टारक शक्कारी चंद्रगुप्त से विवाह किया और परम भागवत गुप्तों का ये पौध सेनापति बना। सेनापति, जो भी गुप्त वंश के साम्राज्य में स्त्री का सम्मान, स्त्री की स्वतंत्रता का सम्मान और उसकी इच्छा का सम्मान न करे, उसका इतिहास में, वर्तमान में और भविष्य में नाम न रहे। गुप्त वंश के शासनकाल ने भारत को अभूतपूर्व सुशासन दिया। सुशासन के कारण भारत में शिक्षा, साहित्य, कला और विज्ञान का ऐसा विकास हुआ जिसने वास्तुकला, शिल्पकला और चित्रकला के न सिर्फ नए मापदंड स्थापित किए, बल्कि कला को भारत में और भारत के बाहर भी नई दिशा दी। Sa